नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत के युवाओं को भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई श्रृंखलाओं को लेकर जो है वह चल रहे हैं, जिसमें अभी जो आज की श्रृंखला हम लोग लेकर आए हैं वह प्राचीन भारत की एक मूर्ति कला के बारे में है। प्राचीन भारत में खास करके मौर्योत्तर काल के समय, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले, 2200 से लेकर 2200 साल पहले इस मौर्योत्तर काल का प्रारंभ होता है। तो 2200 साल से लेके और आज से लगभग 1800 साल पहले तक का जो काल है उसे हम मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं। और इस काल के अंतर्गत प्राचीन भारत में 3 मूर्ति कलाओं का विकास हुआ, जिसमें गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। इसमें से 2 कलाओं के बारे में हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसमें गांधार कला और मथुरा कला का जिक्र आता है, जो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अमरावती कला की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अमरावती कला के बारे में कुछ संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करें। तो पहली बात कि अमरावती कला जो है वो है क्या, तो ये मूर्ति कला, और इसका विकास कब हुआ है तो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व, यानी आज 2021 है तो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व का मतलब है लगभग 2200 साल पहले प्रारंभ हुआ और पहली सदी ईस्वी के मध्य हुआ, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी आज से 1900 साल पहले यह समाप्त हुआ। यानी लगभग 300 सालों तक यह कला जीवित रही। कहाँ? अमरावती के क्षेत्रों में। तो अमरावती का क्षेत्र में जो है वह इसमें जो प्रमुख स्थल पाए जाते हैं वो कौन कौन है, तो अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है, गोली है, घंटसाला है, वेंगी है। ये सब सारे स्थल वर्तमान में हम लोग अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित हैं। हालांकि इस कला का विकास वर्तमान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में जो है वह देखा जा सकता है, लेकिन निश्चित है कि इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में जो है वह देखे जा सकते हैं। तो उस काल में दरअसल अगर देखा जाए तो शातवाहन वंश के शासक थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था सर्वप्रथम। शातवाहन के बाद दरअसल इक्ष्वाकु वंश के भी शासक आए जिन्होंने इस कला को संरक्षण दिया। यानी 2 वंश के शासकों ने इस कला को संरक्षण दिया, एक शातवाहन, दूसरे इक्ष्वाकु। इसके पश्चात जो है वह देखिए क्या है कि केवल शासकों ने ही संरक्षण नहीं दिया इस कला को। इस कला के अंदर जो है सामंतों, व्यापारियों आदि ने भी इसको संरक्षण जो है वह देने का प्रयास किया। यानी जो शासक के सामंत थे या बड़े व्यापारी थे, उन्होंने भी इस कला में कुछ मूर्तियां जो है वह बनवाई हैं। इस कला में जो मूर्तियां बनती हैं वो मूर्तियां 2 चीज़ों की जो है वह बनती है। एक तो सामान्य जो प्रस्तर है, जो सामान्य प्रस्तर हर जगह पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग कहें, और ख़ास करके अगर हम वहाँ पे बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार में जो है वह कुछ कठोर पत्थर मिलते हैं जिससे मूर्ति कलाओं का निर्माण जो है वह किया गया। लेकिन प्रस्तर के अतिरिक्त, जो सामान्य प्रस्तर है उसके अतिरिक्त सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया, और यह इसकी एक बड़ी अद्भुत विशेषता है। और पहली बार दरअसल भारत में मूर्ति कला के अंदर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसी समय हमें मिलता है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसके बाद बढ़ता चला गया और उसके बाद हम लोग मंदिर निर्माण आदि में देखते हैं, और उसका सबसे भव्य रूप जो है वह हमें जो देखने को मिलता है मंदिर निर्माण में, वो दिलवाड़ा में और रनकपुर में। और उसके बाद अगर मकबरों की बात करें तो मकबरों में सबसे भव्य जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग मिलता है वो ताजमहल में मिलता है। लेकिन उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ जो है वो अमरावती कला से ही जो है वह हो जाता है। अमरावती कला में जो मूर्ति जो है वह बनाई गई, मूर्तियाँ जो बनाई गई वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिससे यह पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत इस यहाँ पर मूर्तियाँ जो है वह बनाई गई। इसके अतिरिक्त मूर्ति कला के अतिरिक्त अमरावती कला में स्तूपों का भी निर्माण हुआ। और ये स्तूप जो है वह अमरावती में भी बनते हैं, ये स्तूप जो है वह नागार्जुन कोंडा में भी बनते हैं। यानी नागार्जुन कोंडा में स्तूप बने या अमरावती में स्तूप बने, उन स्तूपों में भी अमरावती कला
खास करके उसकी जो वेदिका होती है। जैसे स्तूप के बारे में अगर जानना हो डिटेल तो जो है वह आप इसके संदर्भ में एक अलग वीडियो जो है वह डाला हुआ है। लेकिन जो स्तूप की संरचना जो है वह होती है, इस संरचना में जो नीचे की जो पट्टी होती है स्तूप है, और स्तूप का ये जो नीचे की जो पट्टी होती है इसी को हम लोग वेदिका का नाम देते हैं, वेदिका। और इसी वेदिका के हिस्से में दरअसल अमरावती कला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया गया था, और ये पूरा स्तूप जैवा की संरचना। तो इसी वेदिका वाले हिस्से में स्तूपों में हम लोग मूर्ति कला को देखते हैं। तो ये अमरावती में भी मिलती है और नागार्जुन कोंडा में भी मिलती है। इसके तो बौद्ध धर्म विषय था, मैंने बताया महायान शाखा के बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म विषय था। तो बुद्ध का जीवन और उनके कथानक को यहाँ प्रस्तुत किया गया। अब तक देखिए क्या है, गांधार कला की मूर्तियां हों या मथुरा कला की मूर्तियां हों, वो जो है एक ईश्वर की मूर्ति, यानी कि मान लीजिए कि भगवान जो है वह बुद्ध ही अगर गॉड हैं तो उनकी मूर्ति जो है वह बनाई गई, या कुछ जो है वह इसके अलावा जो है वह धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी मथुरा कला में जो है वह हमें मिलती हैं। लेकिन इन मूर्तियों में व्यक्ति जो है वह की मूर्तियां हमें मिलती हैं। पहली बार हमें यहाँ इस कला में हमें एक कथानक मिलता है मूर्तियों में, यानी मूर्ति कला के अंदर पूरे कथानक को पिरोया गया है। और ये कथानक जो है वह जो लिया गया है वह किससे, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित। तो इसीलिए जब कथानक अगर जो है वह एक ही मूर्ति कला में, एक ही पिक्चर में एक कथा को प्रस्तुत किया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो नैरेटिव आर्ट कहेंगे। तो नैरेटिव आर्ट किया लिया कहा जाता है इसे। और इसमें से जो कथानक बुद्ध का जीवन है उसमें से कुछ जो है वह जातक ग्रंथ से भी कथा का विषय लिया गया है, यानी केवल जो है वह बुद्ध के जीवन ही नहीं, जातक जो है वह ग्रंथ से भी। जैसे जो है वह बुद्ध का जो है वह जब घर छोड़कर जा रहे हैं उस कथा को लिया गया है। सुजाता के द्वारा ही जो खीर खिलाया गया था उस कथा को भी लिया गया है। बुद्ध जो है वह प्रवचन दे रहे हैं उस कथा को भी लिया गया है। यानी इस प्रकार के, या पागल हाथी को जो है वह बुद्ध जो है वह उसको नियंत्रित कर रहे हैं, इस कथा को भी लिया गया है। यानी बुद्ध के जीवन की इन सारी कथाओं पर जो है वह यहाँ पर मूर्तियां जो है वह बनाई गई हैं। अब ये मूर्तियां जिसे हम नैरेटिव आर्ट कहते हैं, चूंकि कथानक है तो एक ही मूर्ति में सारी कथाओं को प्रस्तुत कर दिया गया। ये कैसा था इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए क्या है, ये पूरी की पूरी जो है वह एक कथा है जो इस पूरे चित्र में जो है वह दर्शाई गई है। इसलिए कथा है तो इसमें कई पात्र जो है वह रहेंगे, यानी भगवान बुद्ध के अलावा कई पात्र जो है वह रहेंगे। तो ये कई पात्रों को जो है वह दर्शाया गया, क्योंकि कथानक है तो कथा में एक कथा जो है वह के एक पात्र नहीं होते, कई पात्र होते, तो उनको दर्शाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी जो है वह देखिए कि पूरे कथानक को दर्शाया गया है, जहाँ बुद्ध जो है वह निकल रहे हैं घर से, उस घर से निकलने वाले दृश्य को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जो है वह ये स्तूप की आकृति के अंदर जो है वह ही बुद्ध और जो है अप्सराएं जो है वो बुद्ध को जो है वह के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं, उसका जो है वह चित्रण किया गया है। इसके बाद इसी में जो है वह देखिए क्या है कि ये तो पिक्चर हम लोग देख चुके हैं। इसी में बुद्ध जो है वह जो सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है ये, तो बुद्ध जो है वह एक कथा जो है वह दे रहे हैं जिसमें आशीष की मुद्रा में जो है वह बुद्ध मौजूद है। तो इस प्रकार से अमरावती कला में जो है वह नैरेशन, यानी पूरे एक स्टोरी का नैरेशन जो है वह डिराइव करने का प्रयास किया गया है। अमरावती कला इसी कारण जो है गांधार कला और मथुरा कला से अपने आप में विशिष्टता रखती थी। अमरावती कला के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।